सिकंदराबाद में आग लगने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई है। 2 दिन पहले जो जगह शांत थी आग की लपटों से दब गई है, वह अब खौफ बन गई है। लेकिन जब आग फैली तो 3 लोग उसमें फंस गए और जिंदा जल गए हैं। स्थानीय निवासी भय से कांप रहे हैं। सिकंदराबाद अग्निकांड का खौफनाक सच सामने आ रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शॉर्ट सर्किट आग का कारण नहीं था और ये कहा जाता है कि अगर शॉर्ट सर्किट होता तो बिजली आपूर्ति ठप हो जाती और सबस्टेशन को इसकी जानकारी होती। अधिकारियों ने बताया है कि आग लगने के बाद भी मीटर में बिजली की आपूर्ति की गई। सिकंदराबाद के राम गोपालपेट के डेक्कन मॉल में आग लगने की घटना से राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। इस माह की 23 तारीख को सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मंत्री तलसानी ने कहा है कि अवैध निर्माण को लेकर जल्द ही सर्वदलीय बैठक होगी और पता चला है कि जिस क्षेत्र में आग लगी वहां करीब 25,000 इमारतें हो सकती हैं। हालांकि मंत्री ने कहा है कि अवैध निर्माणों को रातों रात नहीं हटाया जा सकता है। मंत्री तलसानी ने कहा है कि आग की घटना में फंसे लोगों को किस तरह से बचाव किया जाए, इस पर बात करने की बजाय मुंह है, इसलिए कुछ बोलेंगे तो कैसा। उदाहरण के तौर पर गुजरात में एक पुल ढह गया और पीएम मोदी राज्य में मौजूद थे। घटना घटी और कई लोग मारे गए। क्या हमें भी हवा में बात करनी चाहिए कि इस घटना के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार है? उन्होंने कहा है कि क्या है यह गैर जिम्मेदाराना रवैया। हालांकि आप केंद्रीय मंत्री हैं, सिकंदराबाद के सांसद हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? 3.5 साल बीत गए और सांसद बने, मंत्री बने, कई किसी क्षेत्र में 1 रुपया भी क्या खर्च किया है, यह बता सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं तो किसी भी बात के लिए मैं तैयार हूँ। क्या सिर्फ हवा में बात करना योग्य है? आर्थिक तौर पर बात करने के लिए आगे आते हैं तो ठीक है, स्वागत करेंगे। वहाँ आकर बेतुकी की बातें करना कहाँ तक जायज है? क्या इस बात की जानकारी है कि बिल्डिंग रेगुलेशन स्कीम को स्थगित कर दिया गया है? क्या इस बात की कोई जिम्मेदारी है? अब वह जिम्मेदारी नहीं है। हमें जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में इस तरह की घटना होने के बाद वहां के लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे बचाव किया जा सकता है। इस बात को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। 100% बुलाएंगे। पहले तो ऑफिशियल मीटिंग हुए बाद तो नेक्स्ट ऑल पार्टीज को बुलाएंगे। कहीं को बोलो तो सबके जिम्मेदारी बनती है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में आग लगने की घटना स्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर हो रही है और उसके बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कलेक्टर से दूरभाष पर बात कर तत्काल चिकित्सा शिविर लगाने का सुझाव दिया है। बाद में उन्होंने क्षेत्रवासियों का हालचाल पूछा। ग्रेटर हैदराबाद को दिल दहलाने वाले डेक्कन मॉल की घटना से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। नियमों का पालन नहीं होने पर मॉल मालिकों ने रोष व्यक्त किया है। स्थानीय भाजपा कारपोरेटर सुचित्रा ने पीड़ितों की मदद के लिए कदम उठाया है। उधर जानकारों का कहना है कि बिल्डिंग के निर्माण में हुई धांधली के कारण आग लगने की घटना हुई है। हैदराबाद में वेब सेवाओं के डेटा केंद्रों में भारी निवेश करने के लिए अमेजॉन आगे आया है। अमेजॉन प्रबंधन ने कहा है कि वह वर्ष 2030 तक 36,300 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मंत्री केटीआर ने दावोस से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में अमेजॉन वेब सर्विस एम्पावर इंडिया इवेंट में भाग लिया है। केटीआर ने अमेजॉन के अतिरिक्त निवेश और विस्तार योजनाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की है। There is a need to optimize limited resources to ensure sustainable socio-economic growth than ever before. The government of Telangana is fully aware the role that technology and cloud computing can play to catalyze governments and citizens alike in the pursuit of this goal. Based on this vision, Telangana government's approach and focus is on smart governance with increased accountability, transparency and innovation in government service delivery. As we make Telangana a hub for data centers, we are also working on the infrastructure of the state. We are excited to have AWS's state-of-the-art data centers, and we will continue to offer full support to them as they ramp up their operations. हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय गांधी भवन में एक दिलचस्प मुलाकात हुई है। सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी से विशेष मुलाकात की है और दोनों ने ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की है। तेलंगाना कांग्रेस हलकों में यह बैठक चर्चा का विषय बन गई है। रेवंत की पीसीसी प्रमुख बनने के बाद से वेंकट रेड्डी पार्टी की गतिविधियों से दूर रह रहे हैं। हाल ही में मनुगोडु चुनाव को लेकर मतभेद तेज हो गए थे। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने रेवंत को निशाना बनाते हुए कठोर टिप्पणियां की थी। ऐसे में अब इन दोनों से मिलना चर्चा का विषय बन गया है और इस बीच 1.5 साल बाद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने गांधी भवन में उपस्थित हुए हैं।
सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने खुलासा किया है कि उनकी भविष्य की गतिविधियों का उद्देश्य कांग्रेस को सत्ता में लाना है। गांधी भवन में पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद उन्होंने खुलासा किया है कि उनका लक्ष्य भविष्य में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। उन्होंने कहा है कि वह पार्टी के सत्ता में आने के लिए एक वरिष्ठ नेता के रूप में अपने अनुभव से नेतृत्व को सलाह और सुझाव देंगे। उन्होंने शिकायत की है कि उन्होंने कभी नहीं कहा है कि वह गांधी भवन नहीं आएंगे। केसीआर कितनी भी समाई कर ले, वे कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके साथ पर्सनल तौर पर बात करने के उद्देश्य से पिछले सप्ताह मुलाकात की और अभी भी मुलाकात की है। प्रचार स्टार कमेटी स्टार कैंपेन के तौर पर मेरे अलावा मधु याशिकी गौड़ के साथ भी चर्चा की जानी चाहिए। किस तरह हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए, स्टार कैंपेन के तौर पर किस तरह काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा की गई है। टीपीसीसी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि यह एक बार फिर साबित हो गया है कि कांग्रेस नेता सही समय पर एकजुट हो सकते हैं। पिछले कुछ समय में वामपंथी रहे रेवंत रेड्डी और सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की विशेष मुलाकात इस बात का सबूत है। महेश कुमार गौड़ के साथ रूबरू होने पर कहा है कि हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाना हमारा लक्ष्य है और डीआरएस के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। एआईसीसी के महासचिव तारिक अनवर ने आलोचना की है कि अगर कांग्रेस सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के साथ तेलंगाना राज्य का गठन किया होता तो केसीआर सरकार पर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होता। उन्होंने कहा है कि केसीआर लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने कहा है कि बिना कांग्रेस के गठबंधन बनाने का कोई फायदा नहीं है। बीआरएस कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। में है, बड़ी पार्टी है और कांग्रेस 2004 में 2009 में हम लोगों ने तमाम दलों को यूपीए के शक्ल में सबको इकट्ठा किया था और 2004 में एक विकल्प देने की कोशिश हम लोगों ने की थी और उसमें कामयाब रहे थे। आज फिर देश एक विकल्प चाहता है और जो देश की व्यवस्था है, देश की जो हालात है, उससे आप सब वाकिफ़ हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ है, बेरोज़गारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, किसानों की समस्या है, बहुत सारी समस्याओं का एक लंबा फहरिस्त है। तो ऐसे हालत में हम कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि तमाम विपक्ष को एक साथ जोड़ा जाए और कोशिश हमारी जारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां हैं जो विपक्ष में होते हुए भी वो लगातार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन करते रहे। एक तरफ तो वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पोस्चर देते हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई जो है, रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उससे ये महसूस होगा कि केंद्र में जितने भी बिल पास हुए, जितने भी नरेंद्र मोदी जी के समय में जो कानून बनाए गए, उन सब में भाजपा सांसद लक्ष्मण ने कहा है कि सामाजिक न्याय भाजपा से ही संभव है और उन्होंने कहा है कि बीआरएस लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं है। लक्ष्मण ने सुझाव दिया है कि बीआरएस नेताओं को गुजरात के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए कि वह क्या बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीआरएस को बीजेपी की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 9 राज्यों के चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में घोषणा की गई है कि वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में मिशन 405 को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने मियापुर जमीन घोटाला मामले में रंगारेड्डी के जिलाधिकारी अमय कुमार के खिलाफ सीएसए कार्रवाई की मांग की है। रंगारेड्डी जिले के ओमय कुमार ने सर्वे नंबर 18 से संबंधित जमीन के आवंटन मामले में पक्षपात करने की आलोचना की है। 8 एकड़ भूमि लेने वाले के लिए एक न्याय और 40 एकड़ लेने वाले के लिए दूसरा न्याय। कलेक्टर अमय कुमार ने कहा है कि सभी के साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने सीएसके से कहा है कि उनके पत्र में की गई शिकायत पर गौर कर कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करें। संसदीय स्थायी समिति ने तेलंगाना सरकार द्वारा लागू किए गए स्वास्थ्य देखभाल उपायों की प्रशंसा की है। कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर कलिता के नेतृत्व में एक संसदीय समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जांच के लिए हैदराबाद का दौरा किया है। इस मौके पर संसदीय समिति ने मुख्य सचिव शांति कुमारी और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। तेलंगाना में लागू किए जा रहे स्वास्थ्य देखभाल उपायों, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन और अन्य विषयों पर चर्चा की गई है।
सीए शांति कुमारी ने इस अवसर पर सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर हम प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के लिए एक बड़ा भर्ती अभियान चलाया है। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और उनसे होने वाले सामाजिक परिणामों के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि केसीआर किट योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने तेलंगाना को नेत्रहीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से कंटी वेलगू कार्यक्रम शुरू किया है। सरकारी शिक्षकों की पदोन्नति और तबादले की प्रक्रिया इसी महीने की 27 तारीख से शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने राज्य में शिक्षकों की पदोन्नति और तबादलों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री केसीआर के आदेशानुसार शिक्षकों की पदोन्नति और तबादलों के संबंध में मंत्री सविता ने बशीरबाग स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय में शिक्षा विभाग के सचिव वाकटी करुणा, स्कूल शिक्षा निदेशालय देवसेना सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। अधिकारियों को इस माह की 27 तारीख से संबंधित प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित करने का आदेश दिया गया है। मंत्री सविता ने अधिकारियों को व्यापक शेड्यूल तत्काल जारी करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा नेताओं ने लंबित छात्रवृत्ति जारी करने की मांग को लेकर कुकटपल्ली स्थित जेएनटीयू विश्वविद्यालय में धरना दिया है और उन्होंने आरोप लगाया कि 18 लाख छात्रवृत्तियां लंबित हैं, लेकिन सरकार छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वार पर धरना दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी से इस्तीफा देने की मांग की है। नेताओं के धरना प्रदर्शन के चलते जेएनटीयू में बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात की गई थी। भाजपा नेताओं ने जब विश्वविद्यालय में घुसने की कोशिश की है तो पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान पुलिस और नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। बाद में भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाई गई। शमशाबाद के पास कान्हा शांति वनम में हार्टफुलनेस के आयोजकों द्वारा लालाजी महाराज के 150वें जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कई मशहूर हस्तियां ने शिरकत की है। लालाजी महाराज जयंती के अवसर पर यह पता चला है कि कान्हा शांति वनम में इस महीने की 25 तारीख से 3 फरवरी तक एक सप्ताह के लिए संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा और उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से करीब 1 लाख लोग हिस्सा लेंगे और अपने संगीत से लोगों का मनोरंजन करेंगे। तिरुपति आदिलाबाद के बीच चलने वाले कृष्णा एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसी कारण हैदराबाद शहर की पुलिस के साथ साथ दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और विभिन्न विभागों की पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस बल सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया है और इसके अलावा काचीगुडा व हैदराबाद डक्कर नामपल्ली रेलवे स्टेशनों पर भी पुलिस को सतर्क कर बंदोबस्त किया गया। इसी दौरान कृष्णा एक्सप्रेस वलाल स्टेशन पर रोकी गई और सभी बोगियों की गहनता से जांच की गई। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने कोचों की सघन जांच की है और पता चला है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने हैदराबाद पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया था। हालांकि इस बारे में पूरी जानकारी अभी मिलनी है। 11 कैडर के नौकरशाहों के खिलाफ कल तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। मुकदमे के दौरान पीके महंती और अभिषेक महंती मौजूद थे और अगली सुनवाई इस महीने की 27 तारीख को स्थगित कर दी गई है। केंद्र के वकील ने अनुरोध किया है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को आईएएस और आईपीएस आवंटित किए गए। करीब 11 अधिकारियों को एक कैडर आवंटित किया गया और वे दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, जिसकी जांच पहले कैट में हुई थी। हालांकि इस बात से इनकार करते हुए कि केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देश उचित नहीं थे, उसने 11 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को दिए गए राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में बने रहने का आदेश दिया है। नतीजतन केंद्र ने कैट द्वारा दिए गए आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वर्ष 2017 से इस पर लंबे समय से बहस जारी रही है और इस पर तर्क वितर्क हुए हैं। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केंद्र की ओर से दलीलें सुनने नहीं आई है और इसलिए आगे की सुनवाई इस महीने की 27 तारीख तक के लिए टाल दी गई। शहर में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और सड़कों पर दिन ब दिन वाहनों की संख्या में वृद्धि, कारखानों से निकलने वाले धुएं और रसायनों के कारण वायु प्रदूषण में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। इससे हवा में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है और शहर में ऑक्सीजन की कमी से क्या कारण है?
ग्रेटर हैदराबाद में प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गया है और वातावरण में ऑक्सीजन गिर रही है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक अस्वास्थ्यकर स्थिति दर्शाता है। समस्या और भी गंभीर हो गई है क्योंकि धुंध सामान्य वायु निर्माण और औद्योगिक प्रदूषण में शामिल हो गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस तरह का मौसम लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है और जो पहले से ही बीमार है उनके लिए तो और भी खतरनाक है। अस्थमा, फेफड़ों की अन्य समस्याएं, हृदय रोग, मधुमेह, बीपी से पीड़ित लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। चेतावनी दी जाती है कि ऐसे मौसम में स्वस्थ लोगों को भी नई नई बीमारियां होने से खतरा रहता है। दूसरी तरफ वाहनों से होने वाले प्रदूषण से हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। यह समस्या औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक जो 50 से 100 के बीच होना चाहिए, शहर के कई इलाकों में 100 से 150 के बीच है, जो अस्वास्थ्यकर वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। हैदराबाद एयर क्वालिटी इंडेक्स साइट के अनुसार शहर में हवा की गुणवत्ता WHO के निर्धारित PM को 0.5 मानकों से 3.1 गुना अधिक है। शहर के GD मेटला, नाचाराम, उप्पल, पाशा मेलाराम, मालापुर, गड्डीपोचारम, कुतुबुलापुर, चालापल्ली, गाजुलारा मारम, कुकटपल्ली, बाचुपल्ली, पठान चेरुवु आदि में ठोक दवा कारखानों और रासायनिक कारखानों से निकलने वाले रसायनों के कारण औषधि विज्ञान स्थिति बदतर है। विशेषज्ञों का कहना है कि कारखानों से निकलने वाली गैस, वाहनों से निकलने वाले धुएं के साथ मिलकर बनने वाले स्मॉग के कारण कई लोग फेफड़ों से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं और बताया जाता है कि इस तरह के मामले पहले के मुकाबले अब बढ़ रहे हैं। साथ ही तीसरे दर्द, साइनस, आंखों की समस्या और कमजोरी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आ रही है। कहा जाता है कि सर्दी के मौसम में त्वचा संबंधी रोग जैसे एलर्जी और उल्टी जैसी समस्याएं आ रही है। खासकर बुजुर्गों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है और उनकी शिकायत है कि वे शाम को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। खिड़की दरवाजे बंद है तो भी समस्या से नहीं बच पा रहे हैं। वहीं पर्यावरणविदों का मानना है कि शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या प्रदूषण का मुख्य कारण है और उन्होंने कहा है कि शहर की आबादी जहां 1 करोड़ से अधिक है, वहीं कोरोना से पहले 60 लाख वाहन थे। वर्तमान में इनकी संख्या 75 लाख हो गई है। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि इनमें से 70% दोपहिया, 10% कार और बाकी ऑटो और अन्य वाहन हैं। और बताया जाता है कि हर साल बाइक के रजिस्ट्रेशन में 15% और कार के रजिस्ट्रेशन में 10% की बढ़ोतरी हो रही है और इन वाहनों से निकलने वाले धुएं से हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक गैस के कारण वहां के लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ GHMC के कर्मचारी रिहायशी इलाकों में कचरा जला रहे हैं। इससे प्रदूषण भी हो रहा है। सरकार को इन्हें ध्यान में रखकर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ध्यान देकर पुराने वाहनों को हटाने की कार्रवाई की जाए। शहर में पहले के मुकाबले वाहनों से होने वाला प्रदूषण काफी बढ़ गया है। बावजूद इसके संबंधित विभागों में कोई निगरानी नहीं हो रही है। वायु प्रदूषण कम करने वाले यंत्र लगाए जाने चाहिए। इसमें इस्तेमाल होने वाले नैनोमीटर के कारण यह कार्बन मोनोऑक्साइड और PM 2.5 लेकर हवा को साफ करने में काम आता है। वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए एकीकृत यातायात गतिशीलता प्रबंधन की आवश्यकता है। सिकंदराबाद में भीषण आग की घटना से एक बार फिर दोनों शहरों में हड़कंप मच गया है। नल्लागुट्टा इलाके में एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स के तहखाने में एक दुकान से आग और धुआं निकला। दमकल कर्मियों ने घंटों प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पा सकी। जैसे जैसे आग आसपास की इमारतों में फैली, 1-2 नहीं बल्कि 22 से अधिक दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग बेकाबू होने के कारण आखिरकार रेस्क्यू टीम की होश उड़ गई। हादसे के वक्त इमारत में फंसे 4 लोगों को तो बचा लिया गया लेकिन अन्य 2 का पता नहीं चल सका। सिकंदराबाद में भीषण आग हादसे ने सनसनी मचा दी। एक 5 मंजिला इमारत, एक पेंट हाउस, डेक्कन नाइटवेयर नामक एक खेल उपकरण और कपड़ों की दुकान चला रहा है।
आग इसी बिल्डिंग में ही फैल गई। तहखाने में बने गोदाम में धुआं फैल गया। धीरे धीरे आग भड़क उठी। आग 5 मंजिला इमारत के साथ साथ पेंट हाउस तक फैल गई। आग आसपास की 4 अन्य इमारतों में फैलते ही स्थानीय लोग दहशत में आ गए। घटनास्थल पर 22 अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। 7.5 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा ही लिया गया। पिछले साल मार्च और सितंबर में हुए भयानक अग्निकांडों को भुलाए जाने से पहले सिकंदराबाद में एक और घटना ने शहरवासियों का दम घुटने लगा दिया। नलागुट्टा इलाके में एक 5 मंजिला इमारत के तहखाने का इस्तेमाल कार के पुर्जों के गोदाम के रूप में किया जा रहा था। भूतल पर कपड़े की दुकान है। पहली मंजिल पर डेक्कन नाइटवियर स्पोर्ट्स स्टोर है। ऐसा लगता है कि ऊपरी 3 मंजिलों का उपयोग विभिन्न प्रकार के सामानों के गोदाम के रूप में किया जाता है। सुबह 10:30 बजे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खुलने के 10 मिनट के भीतर ही लगी आग पल भर में काफी हद तक फैल गई। हालांकि शुरुआत में इसे एक मामूली दुर्घटना माना गया। पूरी इमारत में फैले धुएं और आग की लपटों के कारण अलग अलग मंजिलों पर रहने वाले सभी लोग भाग गए। इस क्रम में कुछ देर तक वहां क्या हो रहा था पता ही नहीं चला। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने बचाव कार्य शुरू किया। पहली मंजिल पर एक कार के पुर्जे की गोदाम, एक कपड़े की दुकान से लेकर खेल के सामान की दुकान तक ऊपर की सभी मंजिलें जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। अग्निशामकों ने पाया है कि 3 लोग 5वीं मंजिल पर फंसे हुए थे और एक अन्य व्यक्ति इमारत की दूसरी मंजिल पर जहां दुर्घटना हुई थी। स्काईलिफ्ट को तुरंत घटना स्थल पर लाया गया और बचाव के उपाय किए गए। घने धुएं के कारण बचाव कर्मियों के लिए ऊपर से लोगों को नीचे उतारना मुश्किल हो गया। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद बिल्डिंग में फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। अधिकारियों का संदेह है कि इमारत में 2 अन्य लोग रह गए होंगे। फोन किया, कोई जवाब न मिलने पर उनका पता लगाने के सघन प्रयास किए गए। पहले 3 दमकलों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तीनों लोगों को घटनास्थल पर लाया गया। भले ही उन्होंने 6 अग्निशामक यंत्रों से आग पर काबू पाने की कोशिशें की, घंटों तक स्थिति काबू में नहीं आई। कुल 22 दमकल गाड़ियां, सैकड़ों दमकल कर्मी, जीआरएफ, स्थानीय पुलिस, जीएचएमसी और 108 कर्मी बचाव कार्य में लगे थे, लेकिन आग काबू में नहीं आई। यह बढ़ती ही जा रही थी। घने धुएं के कारण कई सहायता कर्मी बीमार पड़ गए। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। आग के बढ़ने के कारण इमारत तक कोई पहुंच नहीं थी और बचाव कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इमारत के अंदर से धमाकों की आवाजें सुनकर अधिकारी सतर्क हो गए। आसपास के घरों से पहले गैस सिलेंडर ले जाया गया। बाद में बिल्डिंग के बगल वाली काचीबोली कॉलोनी और अन्य इलाकों को वहां से निकाला गया। चूंकि किसी भी क्षण इमारत के गिरने की संभावना होती है, इसलिए इस दिशा में सतर्क उपाय किए गए हैं। धुएं के कारण बच्चों और बूढ़ों का दम घुटने लगा। आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इमारत के आसपास किसी को प्रवेश करने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। जीएचएमसी आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने राहत प्रयासों की बारीकी से निगरानी की है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इमारत गिरने पर भी किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मंत्री महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास ने दुर्घटना क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों से बात करने और दुर्घटना की प्रकृति जानने के बाद मंत्रियों ने राहत उपायों के बारे में पूछताछ की है। गृह मंत्री महमूद अली ने घोषणा की है कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है। गृह मंत्री ने कहा है कि प्लास्टिक सामग्री और रसायनों के कारण आग बड़े पैमाने पर फैल गई और उन्होंने कहा है कि आग बुझने के बाद घटना की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। आग में कोई नहीं मरा, दोनों का ठिकाना ज्ञात है। आग प्लास्टिक और केमिकल के कारण लगी। अधिकारियों ने आग को फैलने से रोकने के उपाय किए हैं। आग शांत होने के बाद हम मामले की जांच करेंगे।
गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने कार्रवाई की है तो खाली करनी होगी 25,000 अवैध दुकानें। बड़े पैमाने पर दुकानें हटी तो व्यापारी परेशान होंगे। आंदोलन के डर से अभी भी बैठने की जरूरत नहीं है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अवैध गोदामों और दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिकंदराबाद इलाके के रूबी होटल हादसे और कुछ महीने पहले बोयागुड्डा IDH कॉलोनी के टिम्बर डिपो में हुए हादसों ने गहरा दुख छोड़ा है। वहीं सिकंदराबाद में आग लगने की एक और घटना बड़ी चिंता का कारण बन रही है। हालांकि मौजूदा हादसे में जानमाल के नुकसान को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है।